हेलो। 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 मैं अशोक रावत आप सभी का अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई सुरेश नीरव जी का, जिन्होंने मुझे आप सभी से, संस्था के सदस्यों से बातचीत करने का और अपनी कुछ बातें कहने का, कुछ कविताएं गज़लें सुनाने का उन्होंने अवसर दिया। नीरव भाई जी, सुरेश जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, कभी पाठक के रूप में, कभी श्रोता के रूप में और कभी मित्र के रूप में। और फेसबुक ने तो जैसे आप सभी को जोड़ा आपस में, नीरव जी से भी फेसबुक के माध्यम से भी काफ़ी दिनों से संपर्क। तो आज का सिलसिला गज़ल के माध्यम से कुछ कविता पर बातचीत करने से शुरू होगा और कुछ गज़लें मैं मुमकिन है आपको ठीक लगें। तो गज़ल विधा हमारे भाई नीरव जी भी बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं और अपनी संस्था में वो काफ़ी दिनों से गज़लों पर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, मौका दिया, बहुत सारे लोगों की रचनाओं को प्रस्तुत किया, अच्छे अच्छे शेरों को पिक किया, उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। तो बड़ी बड़ी तल्लीनता से और गंभीरता से वो जैसे अन्य विधाओं से जुड़े हुए हैं, व्यंग से जुड़े हुए हैं, गद्य विधाओं से जुड़े हुए हैं और गज़ल से भी जुड़े हुए हैं। तो गज़ल के विषय में बातचीत करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक दो गज़लें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, पढ़ूं आपके सामने। मैं तहत में पढ़ता हूं और उसके बाद फिर बीच बीच में मुझे मौका मिलेगा कुछ गज़ल पर, कुछ कविता पर, कुछ समकालीन साहित्य के वातावरण पर, कुछ अपनी बातें, अपने मन की बातें, अपने सोच समझ की बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। तो चलिए सीधे सीधे पहले एक गज़ल मैं प्रस्तुत करता हूँ आपको, सुनिएगा। तो गज़ल का मतलब है कि हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी गुनगुनाने दो, हमें भी मुस्कुराने दो, हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी गुनगुनाने दो, हमें भी मुस्कुराने, टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के, हमें भी टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के, हमें भी एक पौधा धूप का घर में लगाने दो, हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी। शेर है, हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो, हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो। शेर सुनिएगा, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो, हवा इतना करेगी बस, हवा इतना करेगी बस कि कुछ दीपक बुझा देगी, हवा इतना करेगी बस कि कुछ दीपक बुझा देगी, मुडेरों पर बस कि कुछ दीपक बुझा देगी, मुडेरों पर सजा दो और दियों को झिलमिलाने दो। एक और शेर है इसमें, मुडेरों पर सजा दो और दियों को झिलमिलाने दो,
समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। और आखिरी शेर है, जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। और हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। हमारी नाव जल में डूबती है, डूब जाने दो। हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। हमारी नाव जल में डूबती है, डूब जाने दो। ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी गुनगुनाने दो। हमें भी मुस्कुराने दो, हमें भी टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के। हमें भी एक पौधा धूप का घर में लगाने दो। हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी। हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो। तो ये पहली गज़ल आप सभी के सम्मुख मैंने प्रस्तुत की। जो हमारे उपस्थित बंधु हैं संस्था के, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी रचनाओं को आप तक पहुंचाने का। तो चलिए अब एक और गज़ल मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। तो इसका मतलब है, देखिए एक बात, गज़ल पढ़ने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गज़ल शब्द सामने आने से ही एक कल्पना उसके दिमाग में कहीं उर्दू गज़लों का जो माहौल है, कहीं जो जहाँ से उसकी गज़ल लोगों तक पहुँची, उसकी पहचान बनी, लोगों से उसका संबंध विकसित हुआ और लोकप्रियता हासिल की, वो अनेक कारण हैं उसके। लेकिन जो हिंदी के रचनाकार हैं, हिंदी के कवि हैं, जिसकी शुरुआत चीज़ नहीं है, वो सदियों से यहाँ सुनी जा रही है, लेकिन बेसिकली वो उर्दू फारसी ज़बान से हम तक पहुँची है। लेकिन अब जब गज़ल देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के माध्यम से जब अपने पाठकों तक हिंदी भाषा के माध्यम से पहुँची है, तो जाहिर है उसके जो भाषा के संस्कार हैं वो तो अपने साथ लेके जाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, अब हिंदी भाषा में भी पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ और गज़ल की उन खूबियों के साथ जो कहन की हैं, तगज़ुल की हैं, कंटेंट की हैं और पूरी गज़लियत की है, जहाँ और चूँकि जो व्यापक वर्ग है, वो जो भाषा में बोल रहा हूँ, जो आपसे बातचीत हो रही है, उसी को बोलता सुनता समझता है, तो मुझे लगता है कि ये भाषा कहीं अधिक कंफर्टेबल है अपनी बात को, अपने सोच को अपने साथियों, मित्रों, पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। तो मेरी गज़लें उसी स्वरूप की हैं। चलिए दूसरी एक गज़ल में प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। गज़ल का मतलब है कि नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है, नैतिकताओं का तो केवल वाचन, मकसद दिल्ली का सिंहासन होता है। नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है, असली मकसद दिल्ली का सिंहासन होता है। और पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, अंधियारों का फूलों से अभिनंदन होता है। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, अंधियारों का अंधियार। शेर सुनिएगा कि आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से, आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से, आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से,
आदर्शों पर चलना पागलपन, आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। शेर सुनिएगा कि आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है, चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर, चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर, चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर, बोलूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर, बोलूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। और शेर है कि शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर, शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर, हर हफ्ते जो नियमों में संशोधन होता है। शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर, हर हफ्ते जो नियमों में संशोधन होता है। शेर सुनिएगा, हर हफ्ते जो नियमों में संशोधन होता है कि सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है। सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है। और आखिरी शेर सुनिएगा, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है कि किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, किसकी पॉकेट से आता है, किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, जिस चंदे से राम कथा का मंचन होता है। किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, जिस चंदे से राम कथा का मंचन होता है। नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है, असली मकसद दिल्ली का सिंहासन होता है। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, अंधियारों का फूलों से अभिनंदन होता है। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से, आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। तो जैसा मैंने कहा कि गज़ल में भाषा का बहुत विशेष महत्व है। और एक और बात जो प्राय कुछ ऐसी समय के साथ कुछ धारणाएं बन जाती हैं, उनके पीछे कुछ कारण रहते हैं। ये बात मैं आपको दुशाला में एक लेख है उनका दो पृष्ठ का, जिसमें उन्हें उर्दू कविता और गज़ल के विषय में बात कही। और उनका मानना यह है कि हिंदी भाषा में गज़ल नहीं कही जा सकती। ये लगभग मैं समझता हूँ लगभग 70-75 साल पुरानी वो पुस्तक 35 के आसपास 1930-35 के आसपास आ गई थी। तो काफ़ी दिन हो गए उसको और लंबा समय हो गया उसका। ये प्रश्न उन्होंने बाद में जोड़े थे जो गज़ल के विषय में। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चन जी आज होते तो शायद वो सोचने को विवश होते कि गज़ल की फॉर्म ऐसी है और ये इसका संबंध संगीत से है। बहरें जिनको बहर हम कहते हैं, दरअसल में वो लय हैं, वो कागज़ पर लिखी हुई लय हैं। और मुख्य बात यह है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें उर्दू भी एक जो भारतीय भाषा ही है, तो उनका हमारा भाषाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारा संगीत एक है, हमारी तालें एक हैं, बीट्स एक हैं, हमारे स्वर एक हैं। तो विधा एक स्वरूप है, संगीत की लय का एक स्वरूप है को ध्यान में रखते हुए ही उन लयों की देखभाल की गई। तो इसलिए हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सिंधी हो, भाषा कोई भी हो, गज़ल अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे गुणों के साथ, पूरी खूबियों के साथ वो किसी भी भाषा में कही जा सकती है, बशर्ते हम जो गज़ल के नियम हैं, जो व्याकरण के नियम हैं, जो लय, वास्तव में वो नियम जो है वो लय को बचाने के नियम है, जिससे उसकी लय बची रह सकती है।
आइए मैं अब इस कड़ी में एक और गज़ल आपके सामने पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग निराश नहीं हो होंगे और शायद कुछ आनंद आ रहा होगा। सुनिएगा कि जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। और शेर सुनिएगा, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। कब कलियों को खिलना है कब फूलों को मुरझाना है, कब कलियों को खिलना है कब फूलों को मुरझाना है। कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। कब कलियों को खिलना है कब फूलों को मुरझाना है। कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। शेर सुनिएगा कि बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो। मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हों फूलन के बारे में। बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो। मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हों फूलन के बारे में। शेर सुनिएगा, मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हों फूलन के बारे में कि अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी। अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी। अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी। मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में। अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी। मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में। और शेर सुनिएगा, मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में। और बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से। बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से। इससे आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से। इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। और शेर सुनिएगा कि पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के। पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के। पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के। और ज्यादा मत पूछो और ज्यादा मत पूछो हमसे सावन के बारे में। पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के। और ज्यादा मत पूछो हमसे सावन के बारे में। और आखिरी शेर इस गजल का है कि इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा। इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा। सुर्खी में जो छपती हैं हर रोज वतन के बारे में। इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा। सुर्खी में जो छपती हैं हर रोज वतन के बारे में। जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखें देख रही हैं राजभवन के बारे में। कब कलियों को खिलना है कब फूलों को मुरझाना है। कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। आइए एक और गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। आप सभी मित्रों का अभिवादन, जो बाद में लोग पहुंचे हैं उन सभी का अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। सुनिएगा, मतला है रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। और अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है। अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है। अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है। अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। और किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था ये कागज की नाव बनाने वाले। किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था ये कागज की नाव बनाने वाले हैं। और ये सुनिएगा, किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था ये कागज की नाव बनाने वाले हैं। और मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ,
खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। शेर सुनिएगा कि जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले हैं। जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले हैं। शेर सुनिएगा कि नाम सियासत काम दलाली क्या बोलूं, नाम सियासत काम दलाली क्या बोलूं, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। नाम सियासत काम दलाली क्या बोलूं, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। शेर सुनिएगा, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर में दुख ही पहुंचाने वाले हैं। चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर में दुख ही पहुंचाने वाले हैं। शेर सुनिएगा, शेर है इसके, एक शेर और है कि संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, खंजर पे जो आप चढ़ाने वाले हैं। संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, खंजर पे जो आप चढ़ाने वाले हैं। और आखिरी शेर है इस गजल का कि डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं, रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में चार कमाने वाले हैं। मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। तो एक बात और, गजलों के साथ साथ भाषा के विषय में एक बार और मैं ये सभी मित्रों से बात कहना चाहता हूं कि गजलों का संदर्भ हिंदी भाषा से लोग बोले चाहे जो, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो दुष्यंत जी के माध्यम से ही हिंदी भाषा के पाठकों और श्रोताओं ने गजल को पहचाना। और दुष्यंत जी का निधन बहुत जल्दी हो गया, बहुत अल्प आयु में, 42 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। तो वो दौर था जब उनसे पहले 75 में उनका निधन हुआ। तो मुक्तिबोध एक तो हिंदी कविता में जो फ्री वर्स, मुक्त छंद जिसको हम कहते हैं, हालांकि उसके विषय में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन मुक्त छंद में जिस प्रकार से मुक्तिबोध का नाम लिया जाता है और मुक्तिबोध का प्रभाव एकेडमिकली वो काफी गहरा और दूर तक है। उसके बाद चूंकि मुक्तिबोध एक आइकॉन के रूप में स्थापित 1964 में अपने निधन के बाद, उससे पहले हालांकि उससे पहले उनकी चर्चा होती थी, और प्रथम जो सप्तक है अज्ञे जी ने जिसका संपादन किया था उसमें भी सम्मिलित थे, और वो मेरा ख्याल है वो सबसे बेहतर कवि वही थे। वो जितने भी उनके उन्होंने चार संपादित किए सप्तक, उनके सबसे बेहतरीन रचनाकार वही थे, मुक्तिबोध ही थे। तो उसके बाद दुष्यंत भी उसी कड़ी के मुक्त छंद से ही उनकी गीत से शुरुआत थी, लेकिन फिर मुक्त छंद में गए, उन्होंने गद्य भी बहुत लिखा, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखे उन्होंने। लेकिन गजल में जब आए वो तो पूरी तैयारी के साथ आए। हालांकि कुल मिला के उनकी 52 गजलें ही हमारे सामने हैं। तो मेरे लिए विशेष रूप से सौभाग्य की बात यह रही कि दुष्यंत जी के परिवार से मेरा बहुत निकट का रिश्ता जुड़ा, बहुत पहले से सन
92 से ही। कारण ये था कि उनके जो छोटे पुत्र हैं अपूर्व, वो उस समय आर्मी में मेजर थे। अब तो वो कर्नल होके सेवानिवृत्त हो गए, वो ये आगरा में ही है। अपूर्व ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्वेंट 12th क्लास तक का बहुत बढ़िया कॉलेज है, वो और उनकी पत्नी चलाते हैं उसको। तो अपूर्व से जब हमारा संपर्क हुआ तो दुष्यंत जी की पत्नी भी फिर यहाँ पर आई हमारे यहाँ पर। हम उस समय कार्यक्रम हम क्या करते प्रतिवर्ष, दुष्यंत जयंती पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते थे 90-91 से, और ये 15-16 वर्षों तक लगातार हमने किया। उस समय कमलेश जी भी यहाँ पर थे, कमलेश भट्ट कमल, और हमारे और बहुत सारे मित्र थे यहाँ पर, जिसमें चंद्रवाल सुकुमार जी भी, जो डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुए, वो भी यहाँ 3-4 साल रहे, वो भी जुड़े हुए थे। तो उस दौर में कमलेश्वर जी अब दुष्यंत जी के बड़े पुत्र यानी आलोक अपूर्व हैं। तो दुष्यंत जी के बड़े बेटे से कमलेश्वर जी की एकमात्र संतान से उनकी शादी हुई है। तो कमलेश्वर जी बड़ी उदारता से हमारे कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित होते रहे, तो उनके माध्यम से बहुत सारी बातें हमको पता चली। कमलेश्वर जी का एक बहुत बड़ा योगदान है उन को पाठकों तक, हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने का, और मैं नहीं समझता कि उससे बेहतर तरीके ने जो बड़ी छोटी सी भूमिका, वो एक बड़े आलेख का हिस्सा है जो उन्होंने टिप्पणी की है अपने गजल संग्रह साहिब। तो उसमें उन्होंने भाषा के विषय में क्लैरिफाई किया है, उसको क्लैरिफाई नहीं किया है बल्कि अपनी बात को कहा है उन्होंने। साए में धूप उनके संग्रह का नाम है। तो धीरे धीरे अब वो स्थिति जो है, बट टाइम तो लगा, थोड़ा और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि किसी कविता की भाषा के निर्माण होने में बहुत समय लगता है, ये काम इतना आसान नहीं है। और हमारे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसमें परिवर्तन इतनी जल्दी हुए कि जब तक कि कोई विधा, चाहे गद्य हो पद्य, टिक पाती, उससे पहले ही परिवर्तन नए में। हालांकि ये लेकिन काव्य की भाषा के लिए ये काव्य जो है, ये एक कविता जो है वो काव्य का हिस्सा है। अनुशासन इसमें चाहिए, इसमें एक भाषा को बनते थोड़ा समय लगता है। तो मैं समझता हूँ इस समय हमारे बहुत सारे साथी जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है, मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे, गज़लों की दुनिया, उसमें बहुत सारे नए रचनाकार की रचनाएं मैं प्रकाशित करता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो दुष्यंत जी का संदेश था भाषा को लेकर, उसमें हिंदी वालों को कोई संशय नहीं है, और वो पूर्णता के साथ, निपुणता के साथ वो गज़लों को कह पा रहे हैं। और ये भी है कि शुरुआत में जो लोगों को गज़लों की व्याकरण, बहर, नियमों के बारे में जानने में जो परेशानी होती थी, शायद अब बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्शन के साथ में, जो पूरी, और मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हिंदी वाले भी गज़ल के, उर्दू के व्याकरण को बहुत सारे लोग उर्दू वालों से बेहतर जानते हैं, उनसे कम नहीं जानते। और यही वजह है कि आपके सामने बहुत सारी अच्छी गज़लें बहुत सारे माध्यमों से पहुंचती हैं। चलिए, ये एक लंबा वक्तव्य हो गया, चलिए इससे अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और कुछ गज़लें और पढ़ता हूँ आपके सामने। सुनिएगा, गज़ल का मतलब है कि हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे, हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे, तूफान शायद समझे होंगे हम उनसे डर जाएंगे। हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे, तूफान शायद समझे होंगे हम उनसे डर जाएंगे। और जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की,
जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की, लोग समझते क्या हैं वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की, लोग समझते क्या हैं वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। शेर सुनिएगा। लोग समझते क्या हैं वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे, और डरिए मत हम वो दीपक हैं लौ बुझने के पहले ही। डरिए मत हम वो दीपक हैं लौ बुझने के पहले ही, जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे। डरिए मत हम वो दीपक हैं लौ बुझने के पहले ही, जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे। शेर सुनिएगा। जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे, और खार नहीं है फूल है असली जो भी कोई मसलेगा। खार नहीं है फूल है असली जो भी कोई मसलेगा, उसकी सांसों को हम अपनी खुशबू से भर जाएंगे। खार नहीं है फूल है असली जो भी कोई मसलेगा, उसकी सांसों को हम अपनी खुशबू से भर जाएंगे। शेर सुनिएगा कि बात पुरानी तो है लेकिन सुलह आने सच्ची है। बात पुरानी तो है लेकिन सुलह आने सच्ची है, क्या तो हम लेकर आए थे क्या हम लेकर जाएंगे। बात पुरानी तो है लेकिन सुलह आने सच्ची है, क्या तो हम लेकर आए थे क्या हम लेकर जाएंगे। दम होता है उड़ने का, अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का, गैस भरे गुब्बारे हैं ये कितने ऊपर जाएंगे। अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का, अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का, गैस भरे गुब्बारे हैं ये कितना ऊपर जाएंगे। आखिरी शेर सुनिएगा इनका। गैस भरे गुब्बारे हैं ये कितना ऊपर जाएंगे, और कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही। कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही, जो उम्मीदें लेकर गैरों की ड्योढ़ी पर जाएंगे। कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही, जो उम्मीदें लेकर गैरों की ड्योढ़ी पर जाएंगे। हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएं। विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की, लोग समझते क्या है वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। चलिए एक और गजल सुनिएगा। एक और गजल सुनाता हूँ आपको, शायद ठीक लगे आपको। मतलब है कि हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। कहीं ऐसा ही दें परिंदों को, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। शेर सुनिएगा। कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। और शेर है कि सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। सियासत की दुकानों पर अंधेरा। और शेर है, एक शेर और है कि किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए। किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, कहीं मायूस इस इतिहास से गांधी न हो जाएं। किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, कहीं मायूस इस इतिहास से गांधी न हो जाएं। और आखिरी शेर है, कहीं मायूस इस इतिहास से गांधी न हो जाएं। डुबो दें बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, डुबो दें बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न हो जाएं।
तमाशा देखने वाले हैं, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मों सितम सहने के हम आदी न हो जाएं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं, हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं। चलिए एक और मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग निराश नहीं हो रहे होंगे और कुछ थोड़ा बहुत आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। तो एक गज़ल और सुनिएगा, एक दो गज़लें अभी मेरे पास टाइम है, वैसे तो मैं 3-4 गज़लें और सुना सकता हूँ आपको। सुनिएगा, एक गज़ल के कुछ शेर सुनिएगा। भाई नीरव जी का मैं पुनः 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 आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस एक बहुत अच्छे सेशन के लिए, बहुत अच्छे दोस्तों से मित्रों से मिलवाने के लिए। तो मतला है कि जिन्हें अच्छा नहीं लगता हमारा मुस्कुराना भी, जिन्हें जिन्हें अच्छा नहीं लगता हमारा मुस्कुराना भी, उन्हीं के साथ है कमबख्त ये पूरा जमाना भी। जिन्हें अच्छा नहीं लगता हमारा मुस्कुराना भी, उन्हीं के जमाना भी। जिन्हें अच्छा नहीं लगता हमारा मुस्कुराना भी, उन्हीं के साथ है कमबख्त ये पूरा जमाना भी। और इसी शेर है कि इसी कोशिश में दोनों हाथ मेरे हो गए जख्मी, इसी कोशिश में दोनों हाथ मेरे हो गए जख्मी, चिरागों को जलाना भी हवाओं से बचाना भी। इसी कोशिश में दोनों हाथ मेरे हो गए जख्मी, चिरागों को जलाना भी हवाओं से बचाना भी। और शेर है कि अगर ऐसे ही आंखों में जमा होते रहे आंसू, अगर ऐसे ही आंखों में जमा होते रहे आंसू, किसी दिन भूल जाएंगे खुशी में मुस्कुराना भी। अगर ऐसे ही आंखों में जमा होते रहे आंसू, किसी दिन भूल जाएंगे खुशी में मुस्कुराना भी। और शेर सुनिएगा कि उधर ईमान भी मुसीबत है, इधर दो वक्त की रोटी जुटाना भी। उधर ईमान की जिद है कि समझौता नहीं कोई, मुसीबत है इधर दो वक्त की रोटी जुटाना भी। और शेर सुनिएगा, मुसीबत है इधर दो वक्त की रोटी जुटाना भी, किसी गफलत में मत रहिए नज़र में आंधियों के है, किसी गफलत में मत रहिए नज़र में आंधियों के है, तुम्हारा आशियाना भी हमारा शामियाना भी। किसी गफलत में मत रहिए नज़र में आंधियों के है, तुम्हारा आशियाना भी हमारा शामियाना भी। और एक शेर है इसमें, इस गज़ल में, किसी गफलत में मत रहिए नज़र में आंधियों के है, तुम्हारा आशियाना भी हमारा शामियाना भी। कि परिंदों की ज़रूरत है खुला आकाश भी, लेकिन परिंदों की ज़रूरत है खुला आकाश भी, लेकिन कहीं पर शाम ढलते ही ज़रूरी है ठिकाना भी। परिंदों की ज़रूरत है खुला आकाश भी, लेकिन कहीं पर शाम ढलते ही ज़रूरी है ठिकाना भी। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि ज़्यादा सोचना बेकार है, इतना समझ लो बस। ज़्यादा सोचना बेकार है, ज़्यादा सोचना ज़्यादा सोचना ज़्यादा सोचना बेकार है, इतना समझ लो बस। इसी दुनिया से लड़ना है, इसी से है निभाना भी। ज़्यादा सोचना बेकार है, ज़्यादा सोचना बेकार है, इतना समझ लो बस। इसी दुनिया से लड़ना है, इसी से है निभाना भी। जिन्हें अच्छा नहीं लगता हमारा मुस्कुराना भी, उन्हीं के साथ है कमबख्त ये पूरा ज़माना भी। और इसी कोशिश में दोनों हाथ मेरे हो गए ज़ख्मी, चिरागों को जलाना भी हवाओं से बचाना भी। ज़्यादा सोचना बेकार है, इतना समझ लो बस। इसी दुनिया से लड़ना है, इसी से है निभाना भी। और एक गज़ल और सुनाता हूँ आपको। सुनिएगा।
क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत सारे अपने दोस्त जो यहाँ मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इत्मीनान से मैं उन सबको सबसे जोड़ना चाहूँगा, मैं उनको ज़रूर उत्तर दूंगा। मैं चाहता हूँ इस समय अपनी बात कहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपनी रचनाएं, अपनी बातें आपसे शेयर कर पाऊँ। सुनिएगा कि जो मिल जाए उसको अपनी शान बना लेते हैं, जो मिल जाए उसको अपनी शान बना लेते हैं, जीने वाले हर मुश्किल आसान बना लेते हैं। जो मिल जाए उसको अपनी शान बना लेते हैं, जीने वाले हर मुश्किल आसान बना लेते हैं। और जिनके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा होता है, जिनके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा होता है, दीवारों में खिड़की रोशनदान बना लेते हैं। जिनके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा होता है, दीवारों में खिड़की रोशनदान बना लेते हैं। और कितनी प्यारी लगने लगती है हमको ये दुनिया, कितनी प्यारी लगने लगती है हमको ये दुनिया, जब हम अपने फ़र्ज़ों को ईमान बना लेते हैं। कितनी प्यारी लगने लगती है हमको ये दुनिया, जब हम अपने फ़र्ज़ों को ईमान बना लेते हैं। और शेर सुनिएगा कि कितनी प्यारी लगने लगती है हमको ये दुनिया, जब हम अपने फ़र्ज़ों को ईमान बना लेते हैं। और एक दिन फेंक दिया जाता है, एक दिन फेंक दिया जाता है धुंधले आईनों को, एक दिन फेंक दिया जाता है धुंधले आईनों को, गुण हो तो पत्थर अपनी पहचान बना लेते हैं। एक दिन फेंक दिया जाता है धुंधले आईनों को, गुण हो तो पत्थर अपनी पहचान बना लेते हैं। शेर सुनिएगा, गुण हो तो पत्थर अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई और नहीं है इतना भोला कोई और नहीं है इतना भोला इस दुनिया में, कोई और नहीं है इतना भोला इस दुनिया में, हम पत्थर के टुकड़ों को भगवान बना लेते हैं। कोई और नहीं है इतना भोला इस दुनिया में, हम पत्थर के टुकड़ों को भगवान बना लेते हैं। और आखिरी शेर में पढ़ना चाहूँगा कि सोच समझ को चाल चलन में ऐसे ढाल लिया है, सोच समझ को चाल चलन में ऐसे ढाल लिया है, हर आंसू को हम अपनी मुस्कान बना लेते हैं। सोच समझ को चाल चलन में ऐसे ढाल लिया है, हर आंसू को हम अपनी मुस्कान बना लेते हैं। जो मिल जाए उसको अपनी शान बना लेते हैं, जीने वाले हर मुश्किल आसान बना लेते हैं। जिनके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा होता है, दीवारों में खिड़की रोशनदान बना लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब अंत में अब समय भी हो रहा है। मैं 2 गज़लें आपके सामने और पढ़ूँगा। पहले एक गज़ल जिसके 4-5 शेर हैं, आप सुना के उसके बाद फिर एक और गज़ल सुनाऊँगा और उस गज़ल के साथ मैं समापन करना चाहूँगा। तो सुनिएगा भाई, सभी लोगों का जो बाद में जुड़े हैं उन सभी को मैं फिर मेरा अभिवादन, नमस्कार, उन बंधुओं को, मित्रों को। सुनिएगा, मतला है कि निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, बढ़े चलिए अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता। निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, बढ़े चलिए अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता। निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, बढ़े चलिए अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता, बढ़े चलिए अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता। और भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने होंगे, भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने होंगे, किसी हथियार से अमनो अमा कायम नहीं होता। भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने होंगे, किसी हथियार से अमनो अमा कायम नहीं होता। भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने होंगे, किसी हथियार से अमनो अमा कायम नहीं होता। और शेर की नज़र में पेड़ केवल पेड़ होते हैं, कोई पीपल, कोई बरगद, कोई शीशम नहीं होता। परिंदों की नज़र में पेड़ केवल पेड़ होते हैं, परिंदों की नज़र में पेड़ केवल पेड़ होते हैं, कोई पीपल, कोई बरगद, कोई शीशम नहीं होता, कोई पीपल, कोई बरगद, कोई शीशम नहीं होता।
और एक शेर है इस गज़ल का कि नहीं होता, शेर सुनिएगा, कि नहीं होता, नहीं होता मनुष्यों की तरह कोमल हृदय कोई, नहीं होता, नहीं होता मनुष्यों की तरह कोमल हृदय कोई, मनुष्यों की तरह कोई कहीं निर्मम नहीं होता, नहीं होता मनुष्यों की तरह गांधी नहीं होता, कोई गौतम नहीं होता। मेरे भारत की मिट्टी में ही कोई बात है, वरना कोई गांधी नहीं होता, कोई गौतम नहीं होता। और आखिरी शेर इस गज़ल का है कि मुझे मुझे इतिहास की हर एक घटना याद है, लेकिन मुझे इतिहास की हर एक घटना याद है, लेकिन पड़ोसी पर कभी मेरा भरोसा कम नहीं होता। मुझे इतिहास की हर एक घटना याद है, लेकिन पड़ोसी पर कभी मेरा भरोसा कम नहीं होता, पड़ोसी पर कभी मेरा भरोसा कम नहीं होता। निगाहों का उजाला ठोकरों से कम नहीं होता, बढ़े चलिए अंधेरों में ज़्यादा दम नहीं होता। तो इस कार्यक्रम के अब मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ और इस गज़ल के साथ मैं आपको देना चाहूँगा। 1 घंटा समय काफ़ी होता है रचना पाठ के लिए, तो ये आखिरी गज़ल है, सुनिएगा। मेरे सभी मित्रों को पुनः एक बार मेरा नमस्कार और अभिनंदन। सुनिएगा कि अदावत अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। मतलब है अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। अदार नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। शेर सुनिएगा कि उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। और शेर सुनिएगा, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। और शेर है कि चढ़ा हूँ देख कर हर एक सीढ़ी सावधानी से। चढ़ा हूँ देख कर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहाँ पर आज हूँ मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। चढ़ा हूँ देख कर हर एक सीढ़ी सावधानी से। चढ़ा हूँ देख कर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहाँ पर आज हूँ मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। चढ़ा हूँ देख कर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहाँ पर आज हूँ मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। और शेर सुनिएगा कि ज़माने की हवाओं का असर इतना ज़्यादा है। ज़माने की हवाओं का असर इतना ज़्यादा है। किसी त्योहार पर बेटा पलट कर घर नहीं आया। ज़माने की हवाओं का असर इतना ज़्यादा है। किसी त्योहार पर बेटा पलट कर घर नहीं आया। और आखिरी शेर है, और आखिरी शेर सुनिएगा कि किसी को मशवरा क्या दूं। किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी। किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी। मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया। किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी। मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। ताज्जुब है बहुत दिन से अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया।
किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी, मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई आप सभी मित्रों का, और भाई नीरज जी का भी, जिन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे शिरकत होने का मौका दिया, और मैंने अपनी गज़लें, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी, लेकिन फिर भी मुझे, मेरा अनुमान है ज़रूर कुछ आपको निराश नहीं किया होगा, कुछ ज़रूर अच्छी लगेंगी। और नीरज जी भी इतने जब उन्होंने मुझे अवसर दिया है तो मैं समझता हूँ कि उनका जो मनोरथ था वो ज़रूर पूरा हुआ होगा। और इस प्रकार मैं ज़रूर आप सभी मित्रों का, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मैं उन सबको उत्तर दूंगा ज़रूर इत्मीनान से। और मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।